प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस के 10th चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, इसमें हम लोग देख रहे थे कि दर्पण क्या होते हैं। दर्पण मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दर्पण में चमकदार सतह होती हैं जिनके एक साइड में एक तरफ पॉलिशिंग होती है। ठीक है ना, एक तरफ पॉलिश होती है, यहाँ होती है पॉलिश, और दूसरी जो सतह होती है वो होती है चमकदार। ठीक है, तो जो चमकदार सतह है, जब यहाँ कोई वस्तु खड़ी होती है, मान लीजिए हम यहाँ पर दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं, तो यहाँ जो वस्तु खड़ी है, जब वह वस्तु अपना प्रतिबिंब देखती है, आईने में देखती है, तो वह वस्तु एक अंदर भी एक अपनी छाया कहो या अपना प्रतिबिंब कहो, इमेज कहो, उसको खड़ा पाती है। ठीक है ना, तो जो बाहर वस्तु खड़ी है उसको हम इस लेसन में बिंब कहेंगे। तो ये शब्द आपके लिए अजीब ना हो, बिंब कहेंगे। और जो अंदर वो उसका फोटो बना है उसको हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब कहेंगे। ये है समतल दर्पण, जो आप अपने घरों में देखते हैं ना, वो है समतल दर्पण, क्योंकि इसकी चमकदार जो सतह है वो क्या है, समतल है, प्लेन है। ठीक है ना। अब ये जो दर्पण है, ये दर्पण वक्रित भी हो सकते हैं। वक्रित यानी कि मुड़े हुए, इनको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। हो सकता है ये चमकदार सतह उभरी हुई हो, तो कैसे हो जाएगा, ये पॉलिशिंग हो गई और ये हो गई चमकदार सतह है। ठीक है ना। इस प्रकार के दर्पण आप देखते हैं गाड़ियों के साइड में, जो मिरर लगे होते हैं ना, शीशे लगे होते हैं, वहां देखते हैं। और एक हो सकता है कि ये चमकदार सतह धंसी हुई हो, यूं इस प्रकार से। ठीक है ना, इस प्रकार के जो दर्पण है वो आप लोग के यूज में कम आते हैं, लेकिन जो गाड़ी होती है ना उसके हेडलाइट में होते हैं। डॉक्टर हमारा दांत देखने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, और एक जैसे जो बार्बर होता है, नाई होता है, वह भी चेहरे के छोटे छोटे बाल देखने के लिए इसका प्रयोग करता है। ठीक है, आगे देखिए प्रतिबिंब, ये है, इसका नाम है उत्तल दर्पण। ठीक है ना, देखिए ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ, यानी कि चमकदार सतह है, उभरी हुई है। और अवतल दर्पण। ठीक है ना, दूसरा कौन सा है, अवतल दर्पण। ठीक है बेटे, ठीक है ना। इनको आप याद रखें, दर्पण समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, आगे देखो, हम देखने जा रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण इन पर गिरती है। देखो बेटा, समतल दर्पण जो हम पढ़े थे 8वीं क्लास में, 8th क्लास में पढ़कर आए हैं, थोड़ा सा याद करो कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वह बिंब के आकार का, यानी कि जो आकार बिंब का है, बिंब के आकार का होता है, आकार के समान होता है। ठीक है ना, उसका आकार, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के समान होता है। जितना दूर वस्तु खड़ी है उतनी ही दूर प्रतिबिंब बनता है उसका। ठीक है ना, आकार भी समान रहेगा, दूरी भी समान रहेगी। ठीक है ना, यानी कि जितनी दूरी दर्पण से वस्तु की है, यानी कि समान दूरी पर बनेगा, समान दूरी पर बनेगा दर्पण से। जितनी दूरी वस्तु और दर्पण की है उतनी दूरी प्रतिबिंब और दर्पण की होगी। ठीक है, आगे देखिए, समान दूरी। ठीक है ना, मैं यहां लिख देती हूं समान दूरी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, अगला जो होगा वो होगा पार्श्व परावर्तन। जब आप दर्पण में खड़े होते हैं, सामने कभी मिरर में खड़े हो, देखो उसके जब अपना राइट हैंड उठाओगे तो सामने लगे प्रतिबिंब ने अपना लेफ्ट हैंड उठा रखा है, यानी कि हमारा जो बिंब है, वस्तु है, और जो प्रतिबिंब है, इन दोनों में सिर्फ यही एक अंतर होता है कि ये पार्श्व परावर्तन हो जाता है, यानी कि जो बिंब का राइट पार्ट है वो प्रतिबिंब का लेफ्ट बन जाता है, और जो बिंब का लेफ्ट पार्ट है वो प्रतिबिंब का राइट पार्ट बन जाता है। इसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। ठीक है ना, या फिर इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, यानी कि साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि साइड बिल्कुल चेंज जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। एक और आपको नई बात याद दिलाती हूँ, आपको लास्ट क्लास पढ़कर आए थे आप लोग, कि जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में वो होगा सीधा,
ऐसा तो नहीं है ना कि आप चेहरा देखते हो दर्पण में आपका चेहरा नीचे दिखता है, टांग ऊपर दिखती है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आप कहोगे जैसा कभी बनता है ऐसा भी बनता है कुछ दर्पणों में, मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। सीधा और आभासी। आभासी क्या होता है, यानी कि इसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ 4 पॉइंट हैं, ये समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के विशेषताएं हैं, उसकी खासियतें हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये हमारे इस लेसन में तो देखो जिक्र कर रखा है, तो पेपर में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अपने याद करने हैं ये, और 8वीं क्लास में सीखे तो कुछ नई बात भी नहीं है, ठीक है। आगे देखो, आगे है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है ना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जो उत्तल और अवतल दर्पण है, इनमें क्या होता है बेटा, क्योंकि जो चमकदार सतह है वो इसकी वक्रित है, गोलीय है, ठीक है ना। तो समतल दर्पण वाली विशेषताएं इस पर लागू नहीं होंगी, ठीक है। तो अब हम कुछ ऐसे नियम करते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे नियम करते हैं जो हमें गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है। यदि इसके सामने वस्तु खड़ी है तो इसके अंदर कैसा फोटो बनेगा ये हम देखना चाहते हैं। या मान लीजिए ये वस्तु है, ये दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु खड़ी है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है ना। उससे क्या क्या लक्षण होंगे, सीधा होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। समान दूरी बनेगा, निकट बनेगा, दूर बनेगा, ऐसा हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इनके लिए हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा, कुछ नियम सीखने होंगे। जैसे मान लीजिए जब कोई वस्तु खड़ी है तो मान लो उस वस्तु से बहुत सारी प्रकाश किरणें निकल रही हैं, प्रकाश किरणें निकल रही, प्रकाश के कारण तो वस्तु को देख पाते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन तो बहुत सारी किरणें हैं, ये तो मैंने थोड़ी बनाई, बहुत सारी प्रकाश किरणें हैं, तो ये प्रकाश किरणें में उलझा देंगी। तो हम क्या नियम मानेंगे कि इस वस्तु में से सिर्फ 2 प्रकाश किरणें निकल रही हैं, ठीक है ना। उसके पश्चात हमें इनको करने में आसानी होगी कि 2 प्रकाश किरणें निकल रही हैं सिर्फ। एक बात तो ये, दूसरी बात बेटा, जैसे मान लो ये जो दर्पण है ये ऐसा लगता है कि इसको बढ़ाएं तो किसी कोई गोला था, ये उस गोले को हमने ये भाग काट रखा है, ठीक है। ऐसे ही इसको भी ऐसा लगता है कि हमने किसी गोले को काट रखा है और तब हमें जाकर के प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये इसी गोले का भाग है। तो इसके बारे में अध्ययन करने के लिए हमें कुछ बातें सीखनी इसके बारे में। जैसे मान लो जिस गोले का भाग है उसका सेंटर है, केंद्र है सी, ठीक है ना। तो ये जो सी है इसको हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे इसको, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो वक्रता त्रिज्या बोलते हैं इसको, सी से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं इसको। वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं और सेंटर को सी से दिखाते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कैपिटल आर होती है, और सेंटर को दिखाते हैं सी से, ठीक है। उसके पश्चात हम कुछ पॉइंट देखते हैं। जो ये दर्पण है इसका मध्य बिंदु होता है पी, इसका मध्य बिंदु है पी, ठीक है ना। हिंदी में होता है पोल, इंग्लिश में होता है पोल, और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पी को पोल इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं इसको ध्रुव। ये होता है दर्पण का मध्य भाग, ठीक है। ये ध्रुव होता है, इसको दिखाते हैं पी से, ठीक है ना। अब मैं इसको इरेज कर दूं, ये इरेज हो गया, ठीक है, ये डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि इनको दोनों को मिलाने वाली कोई रेखा है, ठीक है ना। ये ऐसे करके मैंने कोई रेखा ले ली मैंने, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन खींच ली, इस लाइन को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस इंग्लिश में, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष पे एक बिंदु सी है, एक बिंदु पी है, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, वक्रता के अंदर। उसके पश्चात मैं इनको साफ कर देती हूँ।
हमने देखा आर पी और सी, ठीक है ना। इसका भी आर पी और सी, देखो इसके तो अंदर बोला था ना, अंदर था बोला, ये तो अंदर की ओर है, तो इसका सेंटर ऑफ सी तो अंदर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सी अंदर होगा इसके, ठीक है ना। तो ये सी अंदर है इसके, तो बाहर तो कुछ पॉइंट होगा नहीं, तो हम इसको अंदर ही ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये सी यहाँ पर है, इसका अंदर की ओर है, पॉलिश वाली साइड की तरफ है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी है, ठीक है ना, यहाँ रखी कोई वस्तु, तो मैंने कहा था ना कि हम 2 या 3 किरणें, प्रकाश किरणें लेंगे इसमें निकलती हुई, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश किरण निकल रही है, ठीक है, वो समांतर आएगी, सीधे रेखा में चलती है ना, वो समांतर आएगी मुख्य अक्ष के। तो आप एक परावर्तन होगा इसका, देखो ये परावर्तन हुआ, यहाँ पर गिरगी, ठीक है ना, मुख्य अक्ष को यहाँ काटती है, यहाँ से चली मुख्य अक्ष को यहाँ काटती है, यहाँ से चली, कितने निकाल लीजिए आप, ठीक है ना, आप कितने निकाल लो, तो मुख्य अक्ष पर काटती है एक दूसरे को। यहाँ पर जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। और जब ये प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जहां पर सारी प्रकाश किरणें इकट्ठी हो जाती हैं, वो होता है मुख्य फोकस। क्या होता है बेटा? मुख्य फोकस। यानी कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, काट रही है मुख्य अक्ष पे काट रही है, काटे तो और जगह भी, लेकिन मुख्य अक्ष पर नहीं काटेंगी, ठीक है ना बेटा। तो ये जहां पर भी प्रकाश किरणें फोकस होती हैं, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। इस दर्पण का मुख्य फोकस ये कहलाएगा। तो इसको यहाँ पर हमें एक नया वर्ड और मिल गया, एफ, एफ फॉर फोकस। इसको इंग्लिश में भी एफ ही बोलते हैं, कैपिटल एफ, और इंग्लिश में कैपिटल एफ बोलते हैं। हिंदी में फोकस बोलते हैं, इंग्लिश में फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो पी, देखो पी एफ सी, हमें 3 पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो एक बार, यहाँ प्रकाश किरणें आती हैं, यहाँ पर ऐसे चली जाती हैं, यह प्रकाश किरणें आती हैं, ऐसे चली जाती हैं। देखो याद करो, इस दर्पण का नाम है आभास, इसका नाम है अभिसारी दर्पण। अभिसारी क्या होता है? जो प्रकाश किरणों को एक जगह एकत्र कर देता है। और ये है अपसारी, यानी कि फैला देता है, ठीक है ना। अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, ठीक है ना। तो यानी कि कितनी प्रकाश की निकाल दो, वो सारे की सारी परावर्तन के पश्चात यूं फैल जाएंगी, आपस में कभी नहीं मिलेंगी ये, लेकिन ऐसा लगता है कि ये शायद एक बिंदु से आई हुई है, ठीक है ना, इस बिंदु से आई हुई है। इस बिंदु को हम कहते हैं इसका फोकस, एफ। क्या बोलते हैं इसका? एफ बोलते हैं, फोकस बिंदु, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे से मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं पहले मिली हुई थी, यहाँ पर से आकर वहां से आकर निकली है ये, ठीक है। यानी कि पहले कहीं मिली हुई थी, वास्तव में मिलती नहीं ये, हम मिलाते हैं इनको काल्पनिक रूप से, ठीक है ना बेटा। तो जब काल्पनिक रूप से प्रकाश किरणें काटती हैं, तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है बेटा। तो आज हमने किया PFC, उत्तर दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, और इनका मुख्य फोकस कैसे होता है, ठीक है। एक बात बता दो आप लोगों को मैं इसमें, इस लेक्चर में, कि जो R है, देखो P और C के बीच का जो दूरी है, ये दूरी कहलाती है R। क्या कहलाती है ये? R। इसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं बेटा? वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। और जो ये दूरी है, देखो ये F और P के बीच की दूरी है, ये कहलाती है F, स्मॉल f। देखो स्मॉल, ये बिंदु है कैपिटल F, लेकिन ये दूरी क्या कहलाएगी? स्मॉल f। इसका नाम है फोकस दूरी। क्या नाम है इसका? फोकस दूरी, ठीक है बेटा। तो ये फोकस दूरी जो है, ये आप देखो स्मॉल f से दिखाई जाती है, और ये है वक्रता त्रिज्या R। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या, और ये है फोकस दूरी। क्या है ये? फोकस दूरी, ठीक है ना। इसमें भी ऐसे होता है R, ये है R, और ये है स्मॉल f, फोकस दूरी, ठीक है बेटा। R की और F के बीच में एक संबंध है, याद रखें हमेशा। R जो होता है वो होता है 2F, यानी कि जितना दूर P से F है, उतना ही दूर F से C है, यानी कि इस दूरी में 2F जितनी लंबाई बन जाती है। यानी कि R इज इक्वल टू 2F, या फिर F इज इक्वल टू R/2, एक ही बात है, ठीक है ना। तो अगर R दे रखे तो हम फोकस निकाल सकते हैं,
वक्रता त्रिज्या दे रखी तो फोकस निकाल सकते हैं, फोकस दूरी, और फोकस दूरी दे रखी है तो हम लोग वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू।